मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने जो ग्रामीण इलाके से जो रास्ता जाता है वो रूट से जा रहे थे। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए। उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफी कोशिश किया। इसमें स्पेशल आईजी इसकी इंक्वायरी करेंगे। आज की तारीख तक 1 से 1 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में पूरे हिंदू महासभा के और संत महासभा के लोग वहां पहुंचेंगे और उद्धव ठाकरे से इस बात को पूछेंगे कि आखिर आप इतनी बेदर्दी से संतों की हत्या कैसे हुई, आखिर पुलिस के संरक्षण में हत्या कैसे हुई। कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासी कर रहे हैं। वो साधु पुलिस वालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां छुड़ा के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि हत्यारे तो दोषी हैं ही, पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। अब पुलिस कह रही है पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्शन में तो कहीं कोई पुलिस वाला है नहीं, तो चोट कहां से लग गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 साधु, एक की उम्र 70 साल और दूसरे की उम्र 35 साल। मुंबई के कांदिवली के एक मंदिर में रहने वाले दोनों साधुओं को पता चलता है कि उनके गुरु का निधन हो गया है। सूरत में निधन हुआ था। वो पैसा जमा करते हैं, एक वैन में सवार होकर गुरु के आखिरी संस्कार में हिस्सा लेने के लिए सूरत के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही लाठी और डंडों से लैस भीड़ पीट कर दोनों साधुओं को मार डालती है। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है पुलिस वालों की आंखों के सामने। वो कुछ नहीं करते, बार बार संरक्षण मांग रहे साधु संतों की तरफ मदद के लिए जरा सा नहीं मुड़ते। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ तंत्र ने न्याय तंत्र को शर्मसार कर दिया। 200 की भीड़ थी और निहत्थे वृद्ध साधुओं पर टूट पड़ी। लाठी डंडों के बेरहम वार ने आखिरी सांस तक भड़ास निकाली। मारते गए जब तक प्राण नहीं निकल गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले के सांप्रदायिक रंग से साफ इनकार किया है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। 3 दिन पुरानी इस घटना का जब वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा सवाल पुलिस की भूमिका पर उठे। घटना के कुल 4 वीडियो सामने आए। हर वीडियो को देखिए। इस पहले वीडियो में 2 साधु एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे थे। पालघर में भीड़ ने पूरी गाड़ी ही पलट दी और पत्थरबाजी करने लगे। फ्लैश लाइट जलाकर जैसे चारों तरफ से शिकार की पहचान कर रहे थे और फिर बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर दिया। दूसरा वीडियो, इस वीडियो में कई पुलिस वाले दिख रहे हैं। साधु जमीन पर डरे हुए बैठे हैं। चारों तरफ खून की प्यासी भीड़ ताक लगाए घूम रही है। देखिए इस वीडियो में खाकी वर्दी वाला कैसे मौत के मुंह में धकेल रहा है निहत्थे साधु को। साधु बार बार हाथ पकड़कर जान बचाने की भीख मांगते हैं, लेकिन पुलिस वाला हाथ झिड़क कर साधु को मौत के मुंह में धकेल देता है। लाठियों की बेरहम मार देखकर इंसानियत की रूह कांप जाए, लेकिन पुलिस वाला जैसे जुर्म का जोड़ीदार बनने पर आमादा था। बाहर कातिल भीड़ लाठी डंडों के साथ साधुओं का इंतजार कर रही थी। थाने के अंदर से पुलिस वाला साधु को लेकर बाहर आता है। वो बार बार पुलिस वाले का हाथ पकड़े उसके पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाला लेकिन साधु को कर देता है उन्मादी भीड़ के हवाले। अब जरा पुलिस वाले के बचाव में सूबे के गृह मंत्री की दलील सुनिए। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए।
उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में थी। लाठी टूट पड़ती है फिर इंसानियत पर, आदमी दम तोड़ता है आदमी की वहशियत के सामने। मामला राजनीतिक भी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी सजा की मांग की है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। वैसे ही साधु समाज में जूना अखाड़े का तोड़ रही है। जूना अखाड़े के सभी साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने ये घोषणा कर दी है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा ये सारे साधु सन्यासी और नागा महाराष्ट्र में कूच करेंगे। अगर इनके मनमाफिक न्याय न मिला तो परिणाम क्या होगा ये महाराष्ट्र भी देखेगा, आप भी देखेंगे। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व के हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। साधु समाज ने भी इस बेरहम हत्याकांड पर रोष दिखाया है। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। पुलिस का कहना है कि ये लिंचिंग इस अफवाह के कारण हुई कि इलाके में चोर घूम रहे हैं। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में पुलिस ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहां जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और अब मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृपाल तुमाड़े जी हमारे साथ सांसद लोकसभा के शिवसेना पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस आइडियोलॉग कुछ देर में जुड़ेंगे। नरेंद्र वर्मा स्पोक्स पर्सन एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। पीके जैन साहब फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कि प्रेसिडेंट है मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी धर्मगुरु के तौर पर आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारी जी आपके पास आना चाहती हूं। सरकार ने यह साफ किया है और ये हम भी साफ करना चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी जानकारी है इसको सांप्रदायिक रंग किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। लेकिन मेरा सवाल आपकी पुलिस की भूमिका पर है। 2 लोगों को एक ऐसी भीड़ के हवाले कर दिया, 3 लोगों को, जिस भीड़ के सिर पर खून सवार साफ दिख रहा था। सिर एक तरफ से लहूलुहान था उनमें से एक साधु का, लेकिन बावजूद इसको भीड़ के हवाले कर दिया। कोई कानून का राज है या फिर नहीं आपके महाराष्ट्र में? ऐसा है कि संसदीय फरमान के लिए परमिशन लेकर और जैसा कि आप पालघर से काफी दूर गाँव, ये बिल्कुल गुजरात सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बॉर्डर है, दादरा नगर जो बॉर्डर है वहां पर के बगल में ये गांव, कई बार तो ये बॉर्डर पे गए भी थे। आपको फोन डिस्कनेक्ट करके फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही सर। कट कट के आपकी आवाज आ रही है, दर्शक भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। इस बीच में अन्य मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, देवकीनंदन ठाकुर जी आपके पास और फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास। ऐसी घटना जिसमें अब साधु संतों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन समझना यह होगा कि ये साधु संत वहां से गुजर रहे थे और उन पर यह हमला हुआ है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। जब पुलिस वाले वहां मौजूद थे उसके बावजूद अगर ये घटना हुई है
तो मुझे ये लगता है ये साधु की हत्या नहीं है, ये सत्य की हत्या है, ये साधना की हत्या है, ये तप की हत्या है, ये त्याग की हत्या है, इवन मैं यहां तक कहूंगा ये मानवता की हत्या है। और इस मानवता की हत्या को आज पूरा देश देख रहा है कि एक साधु अपने गुरु की अंतिम अंत्येष्टि में जाने के लिए तैयार हुआ। पहले तो जब पुलिस को ये पता चला कि ये सूरत अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे हैं तो एनी हाउ वो कोई भोजन करने नहीं जा रहे थे, अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सूरत तक कैसे भी पहुंचाने की कोशिश करते। वो भी अगर उनसे नहीं हुआ तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी कैसे हो गई? इतनी पब्लिक वहां पर इकट्ठी होकर जो साधु दोनों हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं हमारी जान बचा लीजिए, उन साधुओं की इस तरीके से एक निर्मम हत्या कर दी गई और वो पूरी पब्लिक, वो पुलिस प्रशासन वहां देखता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं साधु का अवतार किस लिए होता है? तुलसी परित कारण साधु न धरा शरीर। हमेशा परोपकार के लिए साधु इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं और दूसरों के कल्याण की बात करते हैं। उन लोगों को, और अभी मैं गृह मंत्री का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि गलत फहमी में उन्होंने चोर समझ लिया, बच्चा उठाने वाला समझ लिया। व्हाट इज दिस? भगवा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, वो तुम्हारे घर चोरी करने आएगा और जब 300 लोग इकट्ठे हुए उनमें से एक भी ये समझदार नहीं था कि साधु भगवा कलर इस देश के लिए कितना सम्मान का विषय है। क्या ऐसे साधु तुम्हारे बच्चे चुराने आएंगे? अगर ऐसी तुम्हारे पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं था ऐसा वो पब्लिक को समझाने वाला, एक तो होता कोई जो उन्हें समझाता। तुमाने जी, आप जवाब देंगे इस बात का? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, थोड़ी आवाज अगर आप पास आके बोले माइक के, मुझे लग रहा है फोन आपने ज्यादा दूरी पर रख ली है। बताएं जी, बोले। बोलिए। एक तो साधुओं ने पहले परमिशन लेके जाना चाहिए था। जो लॉकडाउन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, सभी लोगों का प्रयास है कि इस लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। और जब ऐसे समय में, और वो जिस एक मेन रास्ते से ना जाते हुए एक रिमोट एरिया से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो वो बॉर्डर पर, गुजरात की बॉर्डर पर गए, लेकिन गुजरात के बॉर्डर के पुलिसों ने उनको उतनी रात में, पहले बात उनको वहां पर रोक लेना था और सुबह उनको जाने देना था, जहाँ वापस करना भी था। तो अचानक उतनी रात में वापस करके वो वापस जाने लगे। लोगों को लगा कि ये इधर से उधर क्यों जा रहे। हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, हम उनका आज भी आदर करते हैं, हमारे लिए वो सम्माननीय है, क्योंकि वो भी एक देश सेवा ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब वो वापस आए तो लोगों के मन में इस तरह का डाउट आया कि ये उधर गए, इधर आए, ये शायद चोर तो नहीं है, जिस तरह उस एरिया में, वो पूरे बॉर्डर वाले एरिया में। आपको टोक रही हूँ मैं बीच में, आपको मैं बीच में टोक रही हूँ। दो बात आपसे समझना चाहती हूँ। आप सांसद है शिवसेना के, क्या आप ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जो नहीं करेगा उसके साथ महाराष्ट्र में कोई भी घटना घट सकती है, लिंचिंग इस तरह से हो सकती है? घटना घट सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ। जिस ढंग से उस एरिया में पहले से माहौल था, वो माहौल भी अपन ने देखना चाहिए था कि ये गाड़ी एक बार गई, फिर गुजरात पुलिस ने उसको वापस कर दिया, फिर बार बार क्यों इधर से उधर हो रहे हैं। ये संदेह की बात आती है। हाँ। आजकल चोरों के माथे में भगवा कपड़ा या लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ऐसा कुछ नहीं रहता है। सबका कपड़ा कभी भी चोर कोई भी तरह से बदल लेता है। लेकिन ये बात दुख की बात है, हम भी इसकी निंदा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो हुआ है गलत है, लेकिन इसकी जांच करके सही मायने में महाराष्ट्र की पुलिस उन लोगों को जो हमारे इसमें जिनको अरेस्ट किया है 101 लोगों को, उनको इससे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने इमीडिएट उसके इंक्वायरी के सीआईडी इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं और जो 101 लोगों को अरेस्ट किया है उनको भी 30 तारीख तक उनको पीसीआर मिला हुआ है, वो कस्टडी में अभी है और उसकी जांच हमारी महाराष्ट्र की सीआईडी को सौंप दी गई है। ठीक है, और ये जांच में सही मिलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन इसमें आप अगर देखोगे तो वो गुजरात बॉर्डर वालों की भी गलती है कि अगर हमारे साधु संत है तो उनको उसने रात में वापस लौटाना नहीं चाहिए था, उनको वहाँ रोक लेना था। अगर रोक लेते तो दिन में ये समस्या ही खड़ी नहीं हो सकती थी। और ये उसके कारण मुझे हैरानी हो रही है कृपाल तुमाने जी,
कृपाल जी, मुझे हैरानी हो रही है। हैरानी इस हाँ, बात की हो रही है कि जो पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं उन्हें जी बोलिए, कातिल भीड़ के हवाले करते आप उन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप गुजरात पुलिस पर हमला कर रहे हैं। इसको राजनीतिक मत बनाइए सर। पुलिस भी डर गई हुई और डरने के बाद उन्होंने भी, पुलिस का काम डरना नहीं है, पुलिस का काम डरना नहीं है, अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए। पुलिस का काम डरना नहीं है, अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए। गलत संदेश मत दीजिए, अपराधियों को डरना चाहिए पुलिस से। कैसी बात कर रहे हैं? बात सही है, लेकिन पुलिस आचार्य प्रमोद कृष्ण से केवल डंडे पे थे, उस पे वो काम कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। अंजना जी, अंजना जी, ये बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात है कि महाराष्ट्र की धरती संतों की धरती कहलाई जाती है, एकनाथ जी की धरती कहलाई जाती है, तुकाराम जी की धरती है, छत्रपति शिवाजी की महाराज की धरती है। उस पर संतों की हत्या, विभत्स हत्या, जघन्य हत्या, ये घोर अपराध है। लेकिन उससे बड़ा अपराध शिवसेना के सांसद कर रहे हैं। जिस तरह की वाहियात, बेहूदी बात ये कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने ये बताइए मुझे, ये अपनी बात को इतना कंट्राडिक्टरी करके कह रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये संसद के सदस्य हैं, उस थाने को पूरा सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उस जिले के जिलाधिकारी को मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया? प्रदेश के गृह मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। किस तरह की वाहियात बात करते हैं आप कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री के निर्देश पे अगर हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी थी संतों की, तो तुम्हारी पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया? उन्हें मर जाने दिया। और धिक्कार ऐसी पुलिस को, धिक्कार ऐसे पुलिस के जवानों को। उन्होंने वर्दी को कलंकित किया है, उन्होंने खाकी को कलंकित किया है, उन्होंने अपने फर्ज को निभाने में कोताही बरती है। और आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तरह की वाहियात बयानबाजी करके ये इस भारत की संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सांसद को, धिक्कार है ऐसे गृह मंत्री को, धिक्कार है ऐसी पुलिस को। आपने किया क्या? 101 लोग पीट के 70 साल के साधुओं को मार देंगे और आप वाहियात बयानबाजी करेंगे? कृपाल जी, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपका आदर करता हूँ, आप धर्मगुरु है, हम आपका सम्मान करता है, लेकिन इस तरह से बात करने का ये आप मेरा आदर मत करिएगा, आप मेरा अनादर करिएगा। लेकिन क्या आपको ये बात चाहिए शोभा तो मत देती है? लीजिए, आदर लेना नहीं लेना आपका है, हमारे दिल में है। महाराष्ट्र सही में संतों की नगरी है, संतों का ये राज्य है, यहाँ पे हर एक का सम्मान किया जाता है। आप धर्मगुरु है, आप धर्मगुरु है, आपने बौखला के बात नहीं करना चाहिए। आपको निंदा करनी है, आपको निंदा करने का अधिकार है, लेकिन वो भी निंदा किस तरह से करना चाहिए आपको, आपने भी सीखना चाहिए। आप जिस तरह से, आपको पहले जान लीजिए कि दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड, इमीडिएट 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और आपको पता नहीं है, उसकी जांच चल रही है। उसने रात में 12:30 बजे एसपी ने वहां जाकर उसकी जांच किया, पड़ताल किया और इमीडिएट 2 पुलिस वाले हमें वो वीडियो में दिख रहे, वो 2 पुलिस वाले को वहां तुरंत वहीं पे सस्पेंड किया गया है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, कायदे का बात है। आप बोल रहे गृह मंत्री ने इस्तीफा देने से क्या जिंदे हो जाएंगे वो 2 पुलिस वालों की जांच होनी है? ऐसा नहीं होता है, केवल बात करना नहीं है। प्रमोद कृष्णम जी, आप एक तो आप अगर संत है तो संत आचार्य जी जवाब सुन लीजिए, कभी भड़काऊ भाषा वहाँ पर सांसद जी का जवाब सुन लीजिए। आप अगर संत है तो संत के हिसाब से बात कीजिए। आप संत है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह हमें शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये अगर मैं ये बोलूं कि वो संतों ने भी लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया था, तो इस पे आप क्या जवाब दोगे? उसके लिए क्या रास्ता है आपके पास? क्या साधु संतों के लिए क्या कभी भी जाए कभी भी आए? क्यों इतने रात पे छुपे जा रहे थे? वो संतों का कोई गलती नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी जल्दी उस तरह से फिर मैं आ रही हूँ, मेहमानों अब्बू आजमी जी आ रही में जाते तो ये कोई मुसीबत की बात नहीं आती। संतों के लिए कोई लॉकडाउन, नरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हमारे। पूरे महाराष्ट्र में सभी तरह से कायदा कानून होता है, उन्हें कुचल दिया जाएगा, कानून होता है, ये अलग देश के होता साथियों को है, कुचल दिया जाएगा। लॉकडाउन तोड़ने की इतनी बड़ी सजा। देवकीनंदन ठाकुर जी, मुंबई में ही क्यों नहीं रोका गया? पहली बात, अगर साधुओं ने लॉकडाउन तोड़ा तो उन्हें मुंबई में ही रोक लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इस बात को मानते हैं कि वहां पर कहीं मिस्टेक हुई है, तो मैं आज आपके माध्यम से, आज तक चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या गृह मंत्री इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए आज त्याग पत्र देंगे? गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस बात की, इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए साधु संतों के सम्मान में क्या आज वो अपने पद से त्याग पत्र देंगे?
मैं सांसद महोदय से प्रश्न कर रहा हूं, आप इस बात को क्या कहना चाहेंगे कि वो तैयार हैं, आज वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं? संतों की जिम्मेदारी, उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए, उस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र साधु संतों की भूमि है और वहां संतों का रक्त बहाया गया है, पुलिस प्रशासन के आगे बहाया गया है, पुलिस वालों ने उनका हाथ एकदम ऐसे झटक के पब्लिक के हवाले किया गया है और वो पुलिस गृह मंत्री के संरक्षण में आती है, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सांसद जी का जवाब सुन लीजिए। ठीक है, सांसद जी का जवाब सुन लीजिए। सांसद जी छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊँ। ऐसा है देवकीनंदन जी, जिस समय ये घटना हुई थी, अब उस मामले में अब जांच चल रही है। जांच होने के बाद इसमें जो जो गुनहगार फिक्स होंगे उसके ऊपर कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जांच होना भी बहुत जरूरी है। क्यों गए, कैसे गए, क्यों लौट के आए, क्या हुआ, पुलिस वालों की गलती थी, पुलिस वाले को पनिशमेंट मिल चुका है, और भी उसमें जो जो जिम्मेदार रहेंगे वो सबको इसका पनिशमेंट मिलेगा और साधु संतों पे इस राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा, इतना मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। क्या गृह मंत्री त्याग पत्र देंगे? जांच होने दो, जांच होने के बाद आपको सब दिखाई देगा क्या क्या होता है। अगर आपके देवकीनंदन जी ऐसा है कि आपके इससे इस्तीफे से हर एक बात का हमने अगर जानना चाहा तो बहुत सारी बातें हैं, हम बोलना चाहेंगे। हम शुरुआत अगर करेंगे तो लॉकडाउन पहले क्यों नहीं किया, वहाँ से अगर हम शुरुआत करने जाए तो फिर बहुत सारी मुसीबतें आएगी। आज हमारी जो चर्चा, हम यहीं पे हम हमारी राज्य की पुलिस ये देश में नहीं दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस जानी जाती है, मुंबई की पुलिस उसकी जांच कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद जो इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये वाहवाही किसी और रोज के लिए रख लीजिए सर। ये वीडियो देखने के बाद नहीं, सांसद महोदय, सांसद महोदय, दोनों पुलिस वालों को, माननीय सांसद जी, माननीय सांसद जी, इस वीडियो को देखिए सर। दोनों पुलिस वाले जो दिख रहे हैं दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ पे जो एक एएसआई था वो एएसआई को भी वहाँ पे निलंबित करने का काम अभी अभी हुआ है और पुलिस पे इसके ऊपर की कार्रवाई चल रही है और आगे की भी जांच इसमें होने वाली है। ठीक है, एक बार जल्दी से नरेंद्र वर्मा जी के पास मैं आ रही हूँ। आचार्य जी थोड़ा सा रुक जाइए। नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ गए हैं। जब गृह मंत्री ये दलील देते हैं कि चूंकि पुलिस पर भी पत्थरबाजी करने लगी भीड़ तो पुलिस डिसओरिएंट हो गई, मतलब पुलिस डर जाएगी एक खूनी भीड़ से और फिर उन साधुओं को उनके हवाले कर देगी कि इनकी बलि चढ़ जाए, हम तो बच जाएं। ये कौन स्वीकारेगा? नरेंद्र वर्मा जी। अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये सिर्फ महाराष्ट्र के पालघर में ही नहीं, देश के आज के हालात में या आज के हालात नहीं हो, किसी भी कोने में ऐसी घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, होम डिपार्टमेंट का सवाल है, आज की परिस्थिति में होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और राशनिंग डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट एनसीपी के पास है और उद्धव जी के नेतृत्व में ये जैसा पूरा देश लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार लड़ रही है, जूझ रही है, उसी प्रकार हर राज्य, महाराष्ट्र भी जूझ रहा है। महाराष्ट्र जैसे हमारे गुरु ने बताया, धर्म गुरु ने, कि संतों की, महंतों की भूमि है। वहां की भौगोलिक परिस्थिति आप उस जिले की देखिए, ये बहुत ही दुर्गम, बहुत ही दूर दराज इलाका है, वहां रास्ते भी नहीं हैं। और जैसे कि मेरे सांसद ने बताया शिवसेना के, कि पुलिस ने उस वक्त, वो क्योंकि गुजरात जाना चाहते थे, उस रात उनको वहीं रोक लेते तो ये हादसा नहीं होता। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, सीआईडी इसमें तहकीकात करने वाली है। 5 अहम आरोपी जो संदिग्ध है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और महाराष्ट्र की पुलिस इस वक्त इस हालात में सबसे ज्यादा कोविड के जो मरीज है इस वक्त महाराष्ट्र में है। पुलिस रात दिन एक कर दिया है। पुलिस ने, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने रात एक सवाल का जवाब कर दिया है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने पूरे देश पर लॉकडाउन पर ऐसे लिख दिया, आपने महाराष्ट्र पर किसके पास अगाड़ी सरकार में कौन सा डिपार्टमेंट है इस पर पूरा
फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया, लेकिन आपने पुलिस की भूमिका पर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपने ये वीडियो देखा है? क्या आपको इस बात का एहसास है कि जिस तरह से पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, वीडियो प्रमाणित करता है कि किस तरह से भीड़ के हवाले इन लोगों को छोड़ दिया गया। उस पुलिस पर बोलने से आप बच रहे हैं, यह अपने आप में अफसोसनाक है। क्यों नहीं आपको भी ये वीडियो उतना ही परेशान करता है? अगर सिर्फ उन पुलिस वालों ने ये इंश्योर कर लिया होता कि गाड़ी में बिठाकर इन तीनों को वहां से भेज देते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन हाथ झड़क दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, और आप इस पर बोलने से बच रहे हैं सब। मैं बच नहीं रहा हूं अंजना जी। पुलिस पे 2 पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे, आरोपी पाए जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अबू आजमी जी, आज पुलिस डिपार्टमेंट अपने जान पे खेल कर, मैं पुलिस की यहाँ पर यानी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उनके मैं बाजू से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो हादसा हुआ है, ये इलाका बहुत ही दुर्गम इलाका है। भौगोलिक तरीके से अगर आप देखें तो वहां पे रास्ते भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, अंधेरा हुआ करता है, और जो भी पुलिस अधिकारी ने उनको हवाले किया है उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना कि आप कितना भटक रहे हैं। रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए लिंचिंग हो जाएगी। रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देगी। ये नहीं होता ना सर। सोचिए तो कि आप जब आप कोई दलील दे रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक भी होना चाहिए ना। अबू आजमी जी आ रही हो? आचार्य जी आ जा रहे हो। एक बार अबू आजमी जी से कमेंट लेने दीजिए। आपको भी ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं या नहीं, और अगर कर रही हैं तो क्या कहेंगे महाराष्ट्र सरकार से? नहीं, मैं महाराष्ट्र सरकार को क्या, ये कोई नई बात तो नहीं है। मुझे इस जो हादसा हुआ है, बिल्कुल ये आपकी पहली लाइन है कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ इसकी निंदा करता हूं। ये बिल्कुल कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे साधु संत हो या कोई ऑर्डिनरी आदमी हो, किसी के साथ भी इस तरह का हादसा देश में नहीं होना चाहिए। परंतु पहली बार नहीं है। इस देश में अभी तक 113 लोगों की लिंचिंग हो चुकी है, और वो लोग भी आज बोल रहे हैं, जो वो लोग भी आज कह रहे हैं कि इनको सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, 1 लाख का मर्डर करने वाला आकर के इन्हीं हमारे मुख्यमंत्री के मीटिंग में सबसे आगे बैठा था, और वही लिंचिंग करने वाला सिन्हा जी के बेटे ने जाकर उसको हार पहनाया था। ये लोग आज बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। मैं इस हादसे की पूरी निंदा करता हूं, परंतु अगर इस्तीफा मांगना है मांगिए, लेकिन इस्तीफा उनसे भी मांगिए ना कि कश्मीर के अंदर 44 लोगों को उड़ा दिया गया। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा क्या आपने? अब इसके पहले इसका कितने हादसे इस तरह के हुए देश के अंदर? दिल्ली में पार्लियामेंट में हमला हुआ था, कितने लोग मरे थे? क्या प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया था? दिया था इस्तीफा उन्होंने? क्या होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था? इसमें होम मिनिस्टर की क्या गलती है? इसमें चीफ मिनिस्टर की क्या गलती है? इसकी इंक्वायरी हो रही है, 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि उद्धव जी किसी एक को बख्शेंगे नहीं। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि चलो यहाँ सांप्रदायिकता नहीं है। कहीं यहाँ मुसलमान मारने वाले होते तो आज दुनिया में पता नहीं या आप इतना चिल्लाते कि बाप रे बाप, आप तो बवाल कर देती। लेकिन मैं देखिए, सुनिए, गलती इसमें दोनों की है। मारना बिल्कुल, चाहे कोई कितनी भी गलती करे, उसको मारा नहीं जा सकता इस तरह से जिस तरह से मारा गया है। लेकिन लॉ कानून तोड़ने वालों की भी गलती है। मैंने सुना था ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी मॉब लिंचिंग की खिलाफत करेगा तो उसे हम गोली मार देंगे। शूट का ऑर्डर दिया था उन्होंने। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, देश में सब परेशान है इस वक्त। हमें पूरी की पूरी हमदर्दी है उन साधु लोगों से, बेचारों से जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन सरकारें जो है ना, कहीं की भी सरकार परमिशन नहीं दे रही है। लोग मर रहे हैं, कहाँ शादी ब्याह रुकी है, कुछ लोग कहीं गए हुए हैं, फंस गए, कुछ कैंसर के ऑपरेशन पे मुंबई आए हुए हैं, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें कोई आदमी निकल जाए इस तरह से तो गलती उसकी भी है। लेकिन अफसोस है इस हादसे की, और मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, जब बहुत भीड़ होती है तो पुलिस वालों, 1-2 पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती इतनी। ये इस बात को आप मानना पड़ेगा आपको। इन पुलिस वालों के पास हथियार था कि रिवॉल्वर ठीक नहीं थी, इन्हों क्या सिचुएशन थी, ये सारे स्टेटमेंट लेने दीजिए ना, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी सरकार की तरफ से इसकी इंक्वायरी करके इस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं एक बात और मांग कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि मॉब लिंचिंग, हम शुरू से कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग बिल्कुल टेररिज्म के लॉ में लाया जाए, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार नहीं बोल रही, क्योंकि मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे थे ना।
अब साधु जी मारे गए हैं बेचारे, अफसोस है, लोग आवाज कर रहे हैं। और अभी जो है मॉब लिंचिंग को टेररिज्म में लाइए, ये बिल्कुल इस देश में कानून की धज्जियां न उड़ाई जाए। अबू आजमी जी, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को भी सुन रहे होंगे कि कैसे आप इसको बेवजह का सांप्रदायिक, मैं आपको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आप कितनी बेवजह बोलती रहती है, मैं तो आप बहुत रोज सुन रहा हूँ आपको, हमेशा चिल्लाती हैं, आप रोज चिल्लाती है जमात जमात जमात। आप वो नहीं चिल्ला रही है कि आज 1300 लोग जो है लातूर में थे, वो फंसे हुए थे, जमात वाले जो छुपे हुए थे, आप चिल्ला रहे रोजाना आप लोग। और जब भी चिल्ला रहे ना तो इसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने मर्डर हो गए, कहाँ जो फसादात हो गए, मुस्लिम हिंदू के बीच में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया, मुसलमान कहीं सब्जी बेचने जा रहा है, का नाम देके भगाया जा रहा है, ये आप लोगों को कैसे हो रहा है? आप शायद किसी मीडिया के लोग जो है ना वही ये कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बेवजह की बातें जो आप कह रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा सा सोच संभल कर बोलिए। आप लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं भाई? संगीत रागी जी, आप लोग जो है आप चुप हो जाए। अबू आजमी, आपको तबलीग जमात के नाम से तबीयत खराब होती है, मुझे पता है। अब आप रुक जाए, अब आप रुक जाए, आपने अपनी बारी की बोल ली। आप लोग खराब करने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपसे बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका अबू आजमी जी। मुझे लगता है बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बोल लिया, जरूरत से ज्यादा बोल लिया, बेवजह की फिजूल बातें आप कर रहे हैं। अभी तक बहस बिल्कुल ठीक चल रही थी और अभी जैसे ही बहस में आप आए हैं जहर घोलने की आपने पूरी कोशिश की है। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। बेवजह की आप बात कर रहे हैं, बेवजह की एक सार्थक बहस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और सच को छिपाने में हम आपका साथ कम से कम न दिए, आज तक दिए पाए हैं और न देंगे। जल्दी से जवाब दीजिए संगीत रागी जी। अंजना जी, जिस रूप में शिवसेना के सांसद, एनसीपी के प्रवक्ता और अबू आजमी जी ने जिस बेशर्मी के साथ इन सारी घटनाओं का, इस नृशंस हत्या को डिफेंड किया है जिस प्रकार से, वह बहुत ही निंदनीय है। लॉकडाउन का मतलब यदि हत्या है, कानून का उल्लंघन यदि हत्या है, तो बांद्रा के मस्जिद के पास जो 4000 लोग आकर के जुट गए थे उनको भी मार दिया जाना चाहिए, उन पर भी पुलिस गोली चला देनी चाहिए, उन पर तो डंडे नहीं बरसाई। रोज आज के दिन में मुंबई के बाजार खुल रहे हैं, चर्च बंद हो सकता है, सिद्धि विनायक मंदिर बंद हो सकता है, लेकिन मस्जिदें इस देश में नहीं बंद हो सकती हैं। सऊदी अरबिया में मस्जिद बंद हो सकती है, अन्य देशों में मस्जिद बंद हो सकती है, लेकिन मुंबई में मस्जिदें नहीं बन सकती। अबू आजमी ने बहस को डिरेल करने की कोशिश की है, मैं इसको डिरेल नहीं होने दूंगी, मुझे कोई रुचि नहीं है अबू आजमी के। एक सेकेंड, अबू आजमी दिन में अगर बुरे सपने देखते हैं, अगर उनके जो, एक सेकेंड सर प्लीज, नहीं मैं आप वापस आइए टॉपिक पर। आई एम सॉरी, नहीं मेरे लिए ये वीडियो नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी अगर आप इसको मंदिर मस्जिद से जोड़ेंगे। वापस इशू पर आइए। अबू आजमी की सोच अगर बीमार है तो उस बीमारी का संक्रमण हल्ला बोल में नहीं होगा। तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आप इस वीडियो पर आइए। मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमने फैसला लिया कि उनको इस बहस में अब शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवजह बहस को डिरेल कर रहे थे। हम यहाँ सरकार के प्रतिनिधि और साधु संत समाज से, आरएसएस की तरफ से आपको बुलाया। अगर आपको चर्चा इस विषय पर करना है तो आप करें, अपनी बात रखिए। देखिए, ये वीडियो और इसकी तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली है। पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कीजिए और उसी पर जवाब दीजिए। सरकार का ये कहना है कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है संगीत रागी जी? देखिए, पिछले 4 महीने के अंदर जो मानसिकता पैदा हुई है, महाराष्ट्र के समाज में जो मानसिकता पैदा हुई है, साधु संतों के प्रति पैदा हुई है, ये आज उसी का ये प्रस्फुटन है, उसी का नतीजा है। एक एक समुदाय विशेष के लिए तो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो आगे बढ़कर के काम करती है। सारे लॉकडाउन के नियम उल्लंघन किए जा रहे हैं मुंबई की बाजारों में। आज के दिन भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी उल्लंघन किए जा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करती है। उसके बावजूद भी शिवसेना के सांसद ये कहते हैं कि लंबी इस पर बातचीत ये होनी चाहिए कि लॉकडाउन का उन्होंने उल्लंघन क्यों किया। दूसरी बात, उनको ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार पर दोषारोपण करने से पहले एक बार शिवसेना के सांसद अपने सरकार के बारे में झांक लें। सरकार के कहने के बावजूद भी मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार ने
लॉकडाउन पर बाद में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ठीक है, जवाब 5 दिन बाद प्रतिक्रिया की है। आज उसी का नतीजा है कि मुंबई झेल रहा है। आपके इस चैनल पे आज छठी बार बैठा हूँ जी, और ये संगीत रागी जी का एक ही रहता है। बांद्रा के डिबेट में भी ये थे, उस समय भी इनको एंकर रोहित जी ने इनको चुपचाप बैठाला था, क्योंकि इनको सांप्रदायिकता देश में कैसी फैलाई जाए, इनको इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ये वहाँ पर यही धंधा करते हैं। अरे ये देश आज कोविड से लड़ रहा है, आपका RSS लड़ रहा है, आपके प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, और आप अगर बम्बई में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हो तो आपके राज्य जहाँ है अपने राज्य देखिए। देखो, चमचेगिरी और धोखेबाजी का धंधा ये आपको आता है। आप एक नंबर के धोखेबाज हो। आपको दिन भर रात भर एक ही दिखता है, मरकज मरकज मरकज। अरे क्या करोगे आज जिस समय ये समय है देश के सामने, आपको सब मिलकर हम हिंदू है, हम देश के नकली देश के हिंदू संगठन वाले हो। आपको छोड़िए ना, आप दूसरों को क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जो महारानी श्रीमती सोनिया गांधी के आगे झुक करके साष्टांग प्रणिपात करे वो हिंदुत्व की ना बात करे। जो बोलते हो, जो सोनिया गांधी के आगे प्रणिपात करे वो हिंदुत्व की बात नहीं करे। लोटा लेके चलने का धंधा हमारा नहीं है। पहले ये सांप्रदायिकता की बात खत्म करो, ये देश से कोविड को मुक्त करने की बात करो। कोविड से मुक्त करने का समय है। अरे आप कौन कर रहा है? कल तो आप हमारे राज्य का गुणगान गाने वालों की भी प्रशस्ति पत्र लिखेंगे। आप संगीत रागी जी, अफजल खां के प्रशंसा गीत गाने वाले की भी प्रशस्ति पत्र आप लिखेंगे। प्रधानमंत्री को मुझे पता है, राज्य में मुझे पता है शिवसेना का चरित्र सिखाइए। आप अपने मध्य प्रदेश का कायदा कानून सिखाइए। देखिए ठीक है, एक बार में क्या हो रहा है, यूपी में जितने आप इतने भड़क रहे हैं, सर आप इतने भड़क रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि आप लॉकडाउन के उल्लंघन पर साधु संतों की हत्या को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, राजनीति इस देश में अलग अंदाज में चलती रहती है। मस्त मौला है, उसको जमीनी चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जो पुलिस वालों की भूमिका यहाँ सवालों के घेरे में है, इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो पुलिस वाले की कौन सी मानसिकता थी। एक बार वीडियो फुल स्क्रीन दिखाइए, जब वो उस साधु को उस खूनी भीड़ के हवाले छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, बजाय इसके कि भीड़ पर नियंत्रण करें, हवाई फायरिंग करके डराएं, किसी भी तरीके से भीड़ को डिस्पर्स करें, गाड़ी में बिठाकर उन्हें वहां से रवाना करें, भीड़ के हवाले कर देते हैं साधुओं को। ये तस्वीर किसी को समझ नहीं आ रही, और यही शायद सबसे बड़े गुस्से की वजह है। पीके जैन साहब, बहुत ही शर्मनाक घटना है पुलिस के लिए कि उनकी प्रेजेंस में 2-3 व्यक्ति मारे जाते हैं, जिसमें 2 साधु हैं जिनमें एक की उम्र बहुत ज्यादा थी, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। ऐसे समय पे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दिख रहा है कि वीडियो में कि किसी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। एक कॉमन प्रोसीजर रहता है कि बिल्डिंग के अंदर बैठो, एनफोर्समेंट बुलाओ, फिर उनको बाहर निकालो। जब बाहर दिख रहा है कि बहुत बड़ी मॉब बैठी हुई थी और वो मॉब हिंसक थी, वो उनको मारना चाहते थे, तो उनको उस बिल्डिंग से बाहर नहीं लाना चाहिए था। अब ये जो वाकया हुआ है, ये लोअर लेवल पे हुआ है, जहां पे किसी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो उस जगह पे थे, हमारे 2 कर्मचारी, उनको निर्णय लेना चाहिए था। उसके बाद जब पत्थरबाजी शुरू हुई, डंडे चलने शुरू हुए, तब उनको प्रिवेंट करना चाहिए था, उनको अपने आप को बीच में डालना चाहिए था। ये एक पुलिस रिस्पांस का बिल्कुल आइडियल उदाहरण रहता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो दोनों साधु जो थे वो भीड़ के चंगुल में चले गए और उनको पीट पीट के मार डाला गया बहुत ही बेरहम तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिसाइज ना करते हुए, अब ये ऑलरेडी पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों को कस्टडी में ले लिया, उसमें से कितने लोगों के ऊपर केस दाखिल किया जाएगा ये देखने वाली बात है। मैंने गृह मंत्री महाराष्ट्र जी का बयान सुना, उन्होंने बोला कि 2 हवाई राउंड भी फायर किए गए थे वहां पे। अब ये सारी चीजें जो हैं वो एक इंक्वायरी का विषय है। घटना दुखद है, पुलिस का रिस्पांस सही नहीं रहा। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में उन साधुओं को भीड़ के हवाले नहीं करना चाहिए था। जब तक संभव था उस बिल्डिंग में लेके बैठना चाहिए था, एनफोर्समेंट बुलानी चाहिए थी और फिर उस स्थिति को टैकल करना चाहिए था। लेकिन वैसा शायद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो जो 2 कर्मचारी वहां थे उनसे गलती हुई, जिसका खमियाजा वो 2 साधुओं को भुगतना पड़ा। अब
प्रशासनिक कार्रवाई उनके खिलाफ होती रहेगी, वो अलग बात है। कानूनी कार्रवाई जो दोषी उनके खिलाफ में होती रहेगी, वो भी अपनी जगह चलता रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वो इस घटना का पूरा संज्ञान लेके इसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मुझे उनके कहने में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे पुलिस के उस जगह पे, उनसे गलती हुई और वो दोनों साधुओं को और 2 लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत ही पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। उन लोगों ने थोड़ी बहादुरी दिखा के सिचुएशन को वहीं पे कंटेन करना चाहिए था। मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 2 लोग जो थे वो 200-300 लोगों के सामने नहीं टिक पाते, लेकिन वो कंटेन कर सकते थे उस सिचुएशन में। उनको कम से कम साधुओं को भीड़ के हवाले नहीं करना चाहिए था किसी भी हालत में। कपिल पाटिल और मेरा एक अनुभव ये भी रहा है कि जब पुलिस वाले बीच में पड़ते हैं, हाँ। तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उनको पीटा जाए, क्योंकि पुलिस वाले इस घटना में टारगेट नहीं थे। टारगेट वो साधु और वो गाड़ी थी। पुलिस वाले टारगेट में, अगर शायद वो बीच में पड़ते तो ये घटना कुछ हद तक वहीं पे कंटेन हो जाती। कपिल पाटिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलसी हैं। जी कपिल जी, आप वहीं उसी जगह के हैं, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये पालघर से आप कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। जरा कपिल जी बताइए क्या हुआ था। अच्छा, मुंबई से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन आप उस इलाके से हैं। जरा मुझे ये समझाइए कि किन परिस्थितियों में इस तरह का हमला हुआ, भीड़ इतनी हिंसक हो गई और पुलिस तमाशबीन बनी रही, उनके हवाले ही कर दिया। नहीं, सबसे पहले देखिए, कोई शहरी भाग नहीं है, ये बहुत दूर दराज का है। मतलब पालघर से भी 110 किलोमीटर दूर है। धानू से जहाँ मेरा नेटिव है वहां से 55 किलोमीटर दूर है। दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ। उसके बिल्कुल बॉर्डर पर ये गांव है, पूरा ट्राइबल गांव है। गरीब लोग रहते हैं, निर्धन रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि माल न्यूट्रिशन से जो लोग मरते हैं हर साल सबसे ज्यादा देश में, वो एरिया हमारा एरिया है। उस एरिया के लोग हैं जो डरे थे। पिछले कई दिनों में जो चोरियां हुई थी, डर ऐसा भी फैला गया था कि बच्चों को कोई भगा के लेके जा रहा है। इसके डर के मारे एक भीड़ जमा हो गई इन 2 साधुओं को देखकर, और उन्हें लगा कि चुपचाप के रात को क्यों आ रहे। तो 10 बजे के आसपास से घटना घटी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकते है। मगर जिस तरह से इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या धार्मिक रंग दिया जा रहा है, वो बहुत गलत है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान है नहीं था, ना कोई हिंदू रहते था ना कोई मुसलमान रहता, पूरा ट्राइबल गांव है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक अफवाह फैली गई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे महाराष्ट्र के ब्यौरा दिया है, तो इसको समझना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। अंजना जी जाने के लिए आज मतलब हम बात कर रहे हैं, और उस गांव में जाने के लिए यदि महाराष्ट्र के पुलिस को जाना है तो दादरा नगर हवेली होके वहां आना पड़ता है। ये स्थिति उस गांव की है। उस गांव में इस तरह से घटना, दर्दनाक घटना है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। मगर इसको जिस तरह से कलर किया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है, मुझे भी वो बहुत गलत है। ये आप ध्यान रखिए, इसमें मॉब लिंचिंग नहीं, मॉब भीड़ में लोग मरे, मगर लिंचिंग के पीछे जो एक हिस्ट्री होती है हमारे यहाँ या बाहर, तो वो यहाँ नहीं है। जो हेट्रेड होता है, घृणा होती है, दमन होता है, वो उस तरह का नहीं। ये तो बहुत गरीब आदिवासी थे, डर से और अफवाह को बली होकर शरण जाकर उन्होंने ये हुआ है दर्दनाक घटना। आचार्य जी, क्या ये दलील चलेगी? आचार्य जी। जी अंजना जी मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, जब पहलू खान मॉब लिंचिंग में हत्या हुई और इखलाक की हत्या हुई तो हम लोगों ने विरोध किया सरकारों का। अबू आजमी की बात सुन के मुझे बेहद तकलीफ हुई कि वो लगता है ऐसा कमेंट कर रहे थे जैसे साधुओं की हत्या पे वो खुश हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो फॉर्मर कमिश्नर पुलिस की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब अपराधी अपराध करता है, उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है तो वो भाग जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर जिस तरह की ये हरकत हुई है, पुलिस का टोटल इकबाल खत्म हो चुका है। सवाल ये बड़ा है, और ये सवाल जो अभी एमएलसी साहब कह रहे थे कि वो डरे हुए थे, इस भीड़ में जो हत्या कर रहे हैं पुलिस के सामने, ये डरे हुए नजर आ रहे हैं। ये नक्सलवाद की शुरुआत है। इन पे अगर सख्ती से काम नहीं किया गया, मैं अपील करना चाहता हूं, एनसीपी के सांसद से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं, एनसीपी के प्रवक्ता वर्मा जी से भी कहना चाहता हूं कि पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। जिले का, वहां का जो जिलाधिकारी वो